हेलो ऑल। और आज हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स है उसको देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। ओके, तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप लोग टेस्ट लगा रहे हो अल्टरनेट डे करके, जैसा कि मैंने बोला था? ठीक है, ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट चीज़ लाते रहूँगा जो भी अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और लास्ट तक मैं बना रहूँगा, लेकिन थोड़ा कम। ओके, पहले के जैसा नहीं कि डेली वीडियोस आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ ये नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर और समझते हैं। आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 22, उसका सब क्लाउज 1, 2, 3, 4, है ना। उसके बाद आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, इसका क्लाउज एंड सब क्लाउज सब देखेंगे। ओके, और बहुत ही लूसिड मैनर में देखेंगे, इजीली मैनर में देखेंगे। चलो देखते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन में पहले डिफरेंस क्या है? देखो, अरेस्ट कब किया जाता है? जब आप जो है वो ऑफेंस में इंडल्ज्ड हो और साबित हो चुका है, ठीक है, तब आपको अरेस्ट किया जाता है कोई भी हीनियस क्राइम के लिए, या आप क्राइम में कर चुके हो। डिटेन कब किया जाता है? डिटेन कैन बी या तो प्रिवेंटिव हो सकता है या तो प्यूनिटिव हो सकता है। ठीक है, या तो आप कोई क्राइम करने वाले हो उसको रोकने के लिए, है ना, या तो आपको पनिशमेंट हो चुका है, प्यूनिटिव है, कोई पनिशेबल ऑफेंस किए हैं, तब डिटेन किया जा सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल, समझते हैं इसको। तो ये इसमें पहले आपको याद क्या रखना है कि आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और डिटेन नहीं किया जा सकता है विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, उसको बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब कि जो इन्फॉर्म करेगी अथॉरिटी, उसको बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आप अरेस्ट किए हैं और किस बेसिस पे डिटेन किए हैं, और उसको उसका अधिकार है कंसल्ट करने का और डिफेंड करने का और लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप लीगल प्रैक्टिशनर नहीं ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही दिया गया है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall be he be detained. Okay, the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. ठीक है, ऐसा कुछ कोई नहीं बोल सकता है कि आप वकील हायर नहीं कर सकते हो या कोई लीगल प्रैक्टिशनर हायर नहीं कर सकते हो। ये क्लाउज 1 बोलता है। ठीक है, ये क्या, कौन सा? क्लाउज 1। ठीक, क्लाउज 2 क्या बोलता है? जैसे आप अरेस्ट हो गए हो, ठीक है, तो आपको जो है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और सच अरेस्ट, जो भी अरेस्ट होगा वो क्या एक्सक्लूड होगा उसमें? टाइम। जैसे कि आप थाने से, आपको पुलिस स्टेशन से आपको कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो उसमें तो कुछ समय लगता है ना। तो जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट, है ना, जहाँ से अरेस्ट हुए वहाँ से कोर्ट, या फिर पुलिस स्टेशन से कोर्ट, of the magistrate, and no such person shall be detained in the custody beyond the said period without the authority of a magistrate। ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के कोई भी पर्सन उस सेड पीरियड के, जितना भी पीरियड सेट किया गया है उसको, उसके ज़्यादा नहीं डिटेन किया जा सकता है और अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो पहला में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी पर्सन को आप अरेस्ट करोगे तो आपको बताना होगा ग्राउंड कि क्यों किए हो अरेस्ट। ठीक है, ये आर्टिकल 22 क्लाउज 1 बोलता है। ठीक, अरेस्ट करोगे बताना पड़ेगा तुमको। ठीक, आर्टिकल 22 क्लाउज 2 क्या बोलता है कि अरेस्ट किए हो, कहीं भी रखे हो, 24 घंटा के अंदर आप हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। ठीक है, और 24 आवर के विदिन, ठीक है, और जो टाइम है, अगर टाइम मान लो कि जैसे हो जाता है ना, पुलिस कभी कभी क्या करती है ना कि मान लो कि संडे के दिन हो गया, तो संडे के दिन तो कोर्ट बंद रहता है, तो उसमें आपको सैटरडे के दिन अगर अरेस्ट किया जा सकता है, तो उस केस में जो है ना 24, 36, 48 घंटा हो जाता है, क्योंकि कोर्ट तो छुट्टी रहती है। तो 24 घंटा के अंदर आपको करना है, और जो प्लेस ऑफ अरेस्ट से मजिस्ट्रेट के पास जाने में जो समय लगा है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, चलो अब सब क्लॉज 3 की तरफ देखते हैं। ये तो हो गया क्या? ये हो गया अरेस्ट और
कोर्ट ले जाने की बात, और लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने की बात, ठीक। और आर्टिकल 22 क्लाउज 3 में क्या बोला गया है कि नथिंग इन क्लाउज 1 एंड 2 शैल बी ए टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग एन इनेमी एलियन, ठीक है। इनेमी एलियन जैसे कि पाकिस्तान का हो गया, है ना, चाइना का हो गया, कहीं का भी हो गया, तो ऐसे पाकिस्तान ही इनेमी एलियन है बेसिकली, तो उसको ये उस पर सब क्लाउज 1 और क्लाउज 2 अप्लाई नहीं होगा, वो लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का उसके पास नहीं होगा, राइट, ओके। और किसको, और क्या 24 घंटा वाला भी नहीं चलेगा उसके पास, ठीक है। और बी क्या बोलता है, 3 का क्लाउज बी क्या बोलता है, क्लाउज 3 का बी क्या बोलता है, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिंग डिटेंशन, ठीक है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ क्या क्या है, कुछ याद है आप लोग को, जैसे हो गया मीसा हो गया, है ना, मीसा तो खत्म हो गया, यूएपीए हो गया, है ना, यूएपीए हो गया, है ना, महाराष्ट्र का एक एक्ट है वो भी हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। तो उसके अंडर अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको डिटेन किया गया है तो वो जो है क्या हो जाएगा, उसको आप क्लाउज 1 और क्लाउज 2 के अंदर में नहीं आएगा, उसके लिए आप लीगल प्रैक्टिशनर या आपको इन्फॉर्मेशन बताया जाए कि क्यों अरेस्ट किया गया है, ये सब नहीं होगा, ओके। अब हम लोग क्लाउज 4 को देखते हैं। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स, 3 महीना से ज़्यादा आप अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो, अनलेस अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना कर देती है, या फिर क्या, एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्सिस्ट किया जाएगा, पर्सन हु हैव बीन क्वालिफाइड और अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट और रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के पहले रिपोर्ट करना है, ठीक है। देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट काउज फॉर सच डिटेंशन, और सफिशिएंट काउज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसको मन उसको आप, गवर्नमेंट मिसयूज भी तो कर सकती है, तो इस हिसाब से ये हमारा संविधान में दिया गया है। और क्या है, और यही चीज़ बताया गया है, जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, ठीक है, सब क्लाउज ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लाउज बी ऑफ द क्लाउज 7, ओके। यही था यहाँ पे, ठीक। और वही दिया गया है कि डिटेन्ड सच पर्सन इन डिटेन्ड विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर क्लाउज ए बी ऑफ क्लाउज 7, इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको 22(1), 22(2), 23, 24, 22(1) में क्या था कि अगर अरेस्ट करोगे बताना पड़ेगा, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर हायर करेंगे हम, ठीक है। आर्टिकल 22 सब क्लाउज 2, उसमें क्या बोला गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के पास ले जाना है। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि जो ए बी है, जो क्लाउज 1 और 2 है, उसमें बोला जा रहा है कि ये अप्लाई नहीं होगा, कब, जब एनिमी एलियन होगा तब, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर आपको अरेस्ट किया गया है तो, ठीक। और ये जो है आर्टिकल 4 क्या बोलता है, 3 मंथ से ज़्यादा आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, ठीक है। लेकिन एडवाइजरी बोर्ड अगर जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा मतलब अपॉइंटेड किया गया है, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो उस केस में आपको 3 महीना से ज़्यादा भी रखा जा सकता है। अब हम लोग क्विकली मूव करते हैं आर्टिकल 74 की तरफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, ठीक है, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यही दिया गया है आर्टिकल 74 में, ठीक है। अब 74 क्लाउज 1 को देखते हैं, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his function accordance in such advice। देखो, जो 42nd अमेंडमेंट के पहले, ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, प्रेसिडेंट पे, ओके। लेकिन 42nd अमेंडमेंट आया, एक्ट आया, और वो प्रेसिडेंट को बाइंडिंग बना दिया, ओके, कि आप एक्ट करोगे। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि एक बार तो मौका दिया जाए प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि भेज सके उस बिल एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए, ये देश के हित में नहीं है, एक बार आप सोच लो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, provided that president may require the council of minister to reconsider such advice, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, आइदर जनरली और अदरवाइज, एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर
आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ था। तो 74 का 1 क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा उसको और एड एंड एडवाइस करेगा। यही 74 1 सलाह देगा, ठीक है, किसको, महामहिम को, राष्ट्रपति जी को। 74 2 क्या है, 74 2 क्या है, the question whether any and so what advice by tender by minister to the president shall not inquired in any court। कोई भी कोर्ट में एडवाइस जो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, वो जो है वो कोई कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है, सलाह को। यही 74 2, 74 1 में सलाह देगा, 74 2 में कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते हो उस सलाह को। यही था, है ना। और रिकंसिडरेशन याद रखना 74 1 में जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ओके, अब 75 क्या है, अदर प्रोविजंस टू द मिनिस्टर। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो अपॉइंटेड होगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और अदर मिनिस्टर जो होगा ना वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ही होगा, लेकिन एडवाइस करेगा प्राइम मिनिस्टर कि इसको आप अपॉइंट कर लीजिए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आया है, ओके, 2003 से आया है, ओके। आप इसको याद रखोगे। और दिल्ली के लिए कितना है, 10% है, ओके। अच्छा, और इसमें क्या दिया हुआ है, इतना बड़ा सा लग रहा होगा आपको, इसमें यही दिया हुआ है कि आप देखो पहले क्या होता था ना कि जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजॉरिटी नहीं लेके आ रही है तो क्या करती थी कि वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग चलता था, ठीक है, कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ और हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, और थोड़ा बहुत सीट से, जैसे जैसे कि 272 सीट किसी को लाना है, उसके पास 260 सीट है, ठीक है, और वो बोलेगी कि आप दूसरी पार्टी से कोई जो लेजिस्लेचर है, एमपी है, उसको बोलेगी कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन बाद में तो ये कौन सा एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे है, 10 शेड्यूल में है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। तो उससे क्या होता है कि जब इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी मिनिस्टर अगर उस पे क्या हो, एक बार पढ़ लेते हैं। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु शैल डिस्क्वालिफाइड बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी एंड अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, ओके, ठीक है। तो उसको जो है मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर डिस्क्वालिफाइड हो गया है तो, ठीक है, अंडर शेड्यूल 10th, ओके, ठीक, यही चीज़ में दिया गया है। आगे देखते हैं। इसका 74 2 ये सब क्लाउज 1B है, ठीक है, ये 1A में देख ही लिया था 15%, और इसमें क्या कि जो डिस्क्वालीफाइड हो गया उसको आप मिनिस्टर अपॉइंट नहीं, जो मतलब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले और अंडर 10 शेड्यूल के अंदर ज्वाइन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है तो आप उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करोगे। आर्टिकल 74 2 क्या बोलता है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स दैट कि प्रेसिडेंट जब मन चाहे तो किसको, मिनिस्टर को हटा सकता है, लेकिन किसके, प्रेसिडेंट से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके, ओके, है ना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यूपीएससी क्वेश्चन आस्क भी कर चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। बिफोर ए मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द ऑफिस शैल एडमिनिस्टर टू हिम ओथ एंड सिक्योरेसी। देखो दो तरह का ओथ होता है, एक ऑफिस का ओथ और एक सिक्योरेसी का, एक गोपनीयता बनाए रखने का और एक ऑफिस का। ये कौन सा है, तो 75 4 में, ओके। द ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ इज नॉट, तो अगर आपको मिनिस्टर बनाया जा रहा है 6 महीना के लिए, मतलब आप कहीं से एमपी नहीं हो, राज्यसभा से या लोकसभा से, तो आपको 6 महीना के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीना के बाद आपको चुन के आना है, या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हो जाता है कि कैन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा कैन वोट ऑन बजट, तो आंसर विल बी नो, नहीं कर सकता है, ठीक है। और देखो देखो मिनिस्टर जो है ना वोट कहाँ करेगा, मिनिस्टर वोट करेगा जहाँ से वो मेंबर होगा, लेकिन पार्टिसिपेट कर सकता है आइदर ऑफ द हाउस में, चाहे वो रिस्पेक्टिव कोई भी हाउस से बिलोंग करता हो, ओके।
तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार ये अभी फ्लोर टेस्ट हुआ था फरवरी में, तो फरवरी में नीतीश कुमार ने वोट नहीं किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। ओके, चलो ये देखते हैं। और जो 75 6 है, सब क्लाउज 6 है, उसमें क्या दिया गया है, सैलरी एंड ऑल अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी सच पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉर्ड मनी। पार्लियामेंट जो एमपी को सैलरी मिलता है वो भी मिनिस्टर को ही सैलरी मिलेगा, लेकिन कुछ अलाउंस अलग से होगा, भत्ते अलग से होंगे, जो जो मेंशन किया गया है वही मिनिस्टर को स्पेशली मिलेगा। तो 75 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, 75 में हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उसका सब क्लाउज में क्या था, सब क्लाउज में 74(1) का सब क्लाउज में क्या था, 15% होना चाहिए था। 91वां 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, दिल्ली के लिए 10%। ओके, और इसमें क्या था, कोई भी डिस्क्वालीफाइड हुआ है तो उसको मिनिस्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी अगर दल बदल वाला वैसा केस चल रहा था तो आप नहीं कर सकते हो। 74(2) में क्या है, तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 3 में क्या है, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होगा, हाउस ऑफ द पीपल की तरफ होगा, लोकसभा की तरफ होगा। और 4 में क्या है, सेक्रेसी ओथ लेगा, ठीक है। 5 में क्या है, 6 महीना बन सकता है आप मंत्री। 6 में क्या है, 6 में है आपका जो सैलरीज है वो। तो थैंक यू। कैसा लगा आप लोग बताओगे, और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो मैं ले आऊँगा। ओके।